नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में शिवसेना पर हक जताने को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के गुट आमने सामने हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में दोनों गुटों के बीच इस मामले पर जबरदस्त बहस हुई थी। टीम ठाकरे ने कहा कि 1/3 पार्टी में अभी भी शेष हैं और 2/3 ये नहीं कह सकते हैं कि हम पार्टी हैं। ठाकरे गुट की ओर से शिंदे गुट के लिए कहा गया कि वो दूसरी पार्टी में विलय कर सकते हैं या अपनी नई पार्टी बना सकते हैं, लेकिन शिवसेना पर उनका दावा सही नहीं है। वहीं शिंदे गुट की ओर से कहा गया कि उन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं है, वो बस पार्टी के भीतर नेता बदलना चाहते हैं। जब टीम ठाकरे ने पूछा कि क्या दल बदल विरोधी कानून अभी भी लागू है या ये कुछ ऐसा है जो सिर्फ कागज पर है, तो टीम शिंदे ने जवाब दिया, ये कानून उस नेता के लिए नहीं है जो अपनी ही पार्टी के सदस्यों का विश्वास खो चुका है और किसी तरह उन्हें बंद करना चाहता है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे पक्ष के वकील से कहा, हमने 10 दिन के लिए सुनवाई टाली थी, आपने सरकार बना ली, स्पीकर बदल दिया। इस पर शिंदे गुट के वकील हरीश साल्वे ने कहा, उद्धव ठाकरे ने खुद ही सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, एक व्यक्ति या नेता पूरी पार्टी नहीं हो सकता। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार को इससे पहले की महाविकास आघाड़ी सरकार यानी कि उद्धव ठाकरे सरकार द्वारा की गई नियुक्तियों और उठाए गए कदमों पर रोक लगाने और बदलने को लेकर जवाब दाखिल करने को कहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, केवल सरकार बदलने के कारण आप बिना कोई कारण बताए ही अधिकारियों को नहीं हटा सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही अलग अलग वैधानिक बोर्डों, आयोगों और समितियों के सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन राजनीतिक इच्छा पर हो, लेकिन इसके पीछे कोई कारण बता दिया जाना चाहिए। जस्टिस गंगापुरवाला और जस्टिस एम.एस. कार्णिक ने महाराष्ट्र सरकार को जवाब दाखिल करने और पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा नियुक्त SC/ST आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के कारण बताने का निर्देश दिया। बता दें, याचिकाकर्ता ने सरकार बदलने के बाद 100 आदिवासी विकास परियोजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं को रोकने और वैधानिक निकायों के प्रमुखों को हटाने के राज्य के फैसले को चुनौती दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस साजिश मामले में पत्रकार सिद्दीक कप्पन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें, उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक स्थानीय अदालत द्वारा पिछले साल जुलाई में उनकी जमानत याचिका को खारिज करने के बाद कप्पन ने अदालत का रुख किया था, लेकिन हाईकोर्ट से भी उनको झटका लगा है। इससे पहले कप्पन के खिलाफ UAPA के विभिन्न अपराधों के तहत दर्ज मामलों को ध्यान में देते हुए अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। बता दें, कप्पन पर UAPA, राजद्रोह, धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना जैसे मामलों में धाराएं लगाई गई हैं। नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े एक मामले को लेकर ED द्वारा दिल्ली में यंग इंडियन के कार्यालय को सील करने के बाद कांग्रेस सांसद गुरुवार को अपनी रणनीति पर चर्चा करने के लिए बैठक करेंगे। हालांकि कांग्रेस नेता बुधवार रात से ही बैठकें कर रहे हैं। समझा जाता है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर बड़े आंदोलन की तैयारी में जुटी है। उसे लग रहा है कि अगर ED सोनिया या राहुल में से किसी को गिरफ्तार करती है तो पार्टी बड़े पैमाने पर आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरेगी। इसके लिए पार्टी ने सभी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से संपर्क साधा है। वहीं कांग्रेस ने बुधवार को कहा था कि वो 5 अगस्त से महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थों पर GST के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करेगी। सरकार उनको इससे रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे। वहीं ED के सूत्रों ने कहा कि दिल्ली के हेराल्ड हाउस में यंग इंडियन के कार्यालय को अस्थायी रूप से सील कर दिया गया था, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं था जिसकी मौजूदगी में मंगलवार और बुधवार को तलाशी ली जा सकती थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को नेशनल हेराल्ड ऑफिस की तलाशी पूरी करने के लिए तलब किया गया है। सूत्रों ने बताया कि जब भी अधिकृत व्यक्ति तलाशी के लिए उपस्थित होगा, सील हटा ली जाएगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के कलेक्टर के विरुद्ध बेहद तल्ख टिप्पणी की है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर बेंच ने पन्ना के कलेक्टर संजय मिश्रा को बीजेपी के एजेंट करार देते हुए कहा कि कलेक्टर पद पर रहने के लायक नहीं है, इन्हें पद से तत्काल हटा दिया जाना चाहिए। दरअसल मामला हाल ही में संपन्न हुए स्थानीय चुनाव का है, जहां गुन्नौर में जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष पद के चुनाव 27 जुलाई को हुए। चुनाव में कांग्रेस नेता परमानंद शर्मा निर्वाचित घोषित किए गए। शर्मा को कुल 13 वोट मिले, जबकि बीजेपी समर्थक प्रत्याशी राम शिरोमणि मिश्रा को 12 वोट मिले। निर्वाचन के बाद कलेक्टर ने कांग्रेस प्रत्याशी को जीत का सर्टिफिकेट भी दे दिया, लेकिन बाद में बीजेपी के उम्मीदवार ने गिने गए वोटों में से एक बैलेट पेपर पर बीच में स्याही लगी होने की दलील दी, जिसके बाद इस अपील पर तत्काल कार्रवाई करते हुए कलेक्टर मिश्रा ने स्याही लगे गिने गए वोट को निरस्त कर दोनों प्रत्याशियों के 12-12 वोट बराबर होने का फैसला सुना दिया। इसके बाद चुनाव का फैसला अगले दिन पर्ची उठाकर करवाया गया। इस प्रक्रिया में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी राम शिरोमणि मिश्रा जीत गए। इसके बाद ही कांग्रेस प्रत्याशी ने इस मामले में पन्ना कलेक्टर पर धांधली और मनमानी कर कुर्सी छीनकर बीजेपी नेता को देने का आरोप लगाया और बाद में परमानंद शर्मा ने कोर्ट की शरण ली। इसी मामले में कोर्ट ने कलेक्टर को फटकार लगाई और जस्टिस अग्रवाल ने कलेक्टर को बीजेपी का एजेंट बता दिया। उन्होंने कहा कि कलेक्टर पद पर रहने के योग्य नहीं है, उन्हें तत्काल हटा दिया जाना चाहिए।
जज की तल्ख टिप्पणियों से कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की पूर्व सीएम पलानीस्वामी के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश पर रोक लगा दी है। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु में राजमार्ग विभाग में ठेके देने के मामले में हुए कथित भ्रष्टाचार के आरोपों पर सीबीआई जांच का आदेश दिया था। पलानीस्वामी एआईडीएमके के नेता भी हैं। चीफ जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने हाईकोर्ट से कहा कि वो पलानीस्वामी के खिलाफ इस मामले में पहले की टिप्पणियों या आदेशों से प्रभावित हुए बिना शिकायत पर फैसला करें। नैन्सी पेलोसी की यात्रा से बढ़े तनाव के बीच चीन ने ताइवान की हवाई सीमा में जब संदिग्ध ड्रोन उड़ाए तो जवाब में ताइवान ने भी उन्हें भगाने के लिए गोलियां बरसाईं। वहीं दूसरी ओर चीनी हैकर्स ने ताइवान रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर हमला कर दिया, जिससे बुधवार देर रात वेबसाइट ऑफलाइन हो गई। ये बात ताइपे में अधिकारियों ने गुरुवार को अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स को बताई है। बता दें, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी बुधवार को ताइवान आई थी। इससे चीन बेहद नाराज है। एएफपी और ताइपे में रक्षा मंत्रालय के अनुसार पेलोसी की यात्रा के जवाब में चीन ने गुरुवार को ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है और मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने संभावित कदम को ताइवान के समुद्र और हवाई इलाके की नाकाबंदी करार दिया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।